हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं 18 नवंबर दिन शनिवार के करंट अफेयर की। और आज महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिसमें सबसे पहला मुद्दा है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा वर्चुअल समिट को संबोधित किया गया। किसकी वर्चुअल समिट को? तो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ अलायंस की समिट को। ठीक है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की अलायंस समिट को संबोधित करते हुए ये इसकी सेकेंड समिट है। दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर द्वारा इसको संबोधित किया जा रहा है। फर्स्ट टाइम जनवरी में 2023 में, इसी वर्ष में जनवरी में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ अलायंस की मीटिंग को प्राइम मिनिस्टर द्वारा संबोधित किया गया था। दरअसल वॉइस ऑफ, चूंकि मैं इसकी बात कर रही हूँ तो सबसे पहले संगठन के बारे में बात कर लेते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर जी पे आते हैं। यदि हम शुरुआती दौर में देखें, जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रशिया और यूके, फ्रांस जैसे विकसित देश थे, तो पृथ्वी पे लगभग सदर्न हेमिस्फेयर, जिसमें लैटिन अमेरिकन कंट्री, अफ्रीकन कंट्री और एशियन कंट्री आते हैं, इनको बहुत ही अविकसित और बहुत कमज़ोर और बेचारा की दृष्टि से देखा जाता था। तो ऐसे देशों के लिए एक टर्म आया था, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ अलायंस। तो जब ये धीरे धीरे इनकी कमज़ोर चीज़ों को, इनकी वीकनेस को दिखाता है, तो जब महात्मा गांधी ने, जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के पास G20 की अध्यक्षता आई, तो उन्होंने ये एक अवसर देखा कि ये केवल भारत की ही नहीं बल्कि वो पूरे देशों की आवाज़ बन सकती है, जिसमें इन साउथ के कंट्री को नकारा गया है। तो उन्होंने इसके लिए ग्लोबल साउथ के सभी देशों को इकट्ठा किया, उनकी समस्याएं सुनी और उनके वॉइस को G20 सम्मेलन में उठाया। तो जो फर्स्ट ग्लोबल साउथ अलायंस हुआ था वो जनवरी 2023 में हुआ था, जिसकी इस तरह से, इस प्रोस्पेक्ट के साथ, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने उठाया है। तो ये इसका सेकेंड वर्जन चल रहा है, सेकेंड सीजन, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने वर्चुअली समिट में सबको संबोधित किया है और G20 में क्या क्या अचीवमेंट मिला। और यही प्राइम मिनिस्टर का ही योगदान है कि G20 के सम्मेलन में, जिसमें G20 मतलब ग्रुप ऑफ 20 देशों की एक समूह है, जिसमें पूरे वर्ल्ड के 85% GDP में योगदान करने वाले देश आते हैं। केवल 20 देश हैं जो पूरे GDP में 85% योगदान देते हैं। तो उनमें अफ्रीकन यूनियन को, जो ग्लोबल साउथ के देशों में आता है, अफ्रीकन यूनियन, जो अफ्रीका के 55 देशों का एक समूह है, इस पर भी बात करेंगे, उसको G20 का स्थायी मेंबरशिप मिल गया है। यानी G20 में अभी 21 मेंबर हैं। कैसे हैं ये? G20 पे भी बात करेंगे। 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन था, और अब शामिल हो गया है अफ्रीकन यूनियन, तो 2 संगठन हो गए। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था प्राइम मिनिस्टर जी का, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसी सब भारत की उपलब्धियों को उन्होंने इस समिट में ऊपर किया था। और इसी समिट के तहत उन्होंने G20 में इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस की भी बात की। जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात हुई थी, वैसे ही इन्होंने इसमें इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस की भी बात की थी। ठीक, तो इस चीज़ों को उन्होंने बताया कि भारत ने क्या क्या अचीव किया था। G20 बिगलू बताना चाहिए कि भारत पीछे नहीं है और अकेले नहीं चलता है, ये पूरे भीड़ को लेके चलता है, जो पिछड़े हुए हैं उसको लेके चलता है। तो ये बात दिखाती है कि जो मोदी जी हैं वो महात्मा गांधी जी के रास्ते पे चल रहे हैं। ठीक है, तो इसी दौरान इन्होंने बात किया कि जो पश्चिम एशिया में जो वॉर चल रहा है इजराइल और गाजा के बीच में, उससे बातचीत से ही सॉल्यूशन निकल सकता है। बातचीत वो तरीका है जिसमें बड़ी से बड़ी चीज़ों का सॉल्यूशन हो सकता है। युद्ध से कोई चीज़ नहीं होने वाला है। इसमें इन्होंने इजराइल में जो आतंकवादी हमला हुआ हमास के द्वारा, उसकी भी निंदा की, और इजराइल के द्वारा जो हॉस्पिटल्स और जो वहाँ के मासूम लोगों की हत्या हो रही है, इस पर भी उन्होंने बातचीत की। इसके अलावा उन्होंने बोला कि जो कृत्रिम मेधा है और डीप फेक टेक्नोलॉजी है, ये बहुत ही चिंताजनक है। डीप फेक टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा किसी ओरिजिनल चीज़ का यूज करके कोई डुप्लीकेट चीज़ बनाई जा सकती है, और आपको लगेगा ये हूबहू वही, जो डुप्लीकेट है वो हूबहू ओरिजिनल लगेगी आपको। तो इसमें जो केस आया था वो आया था, साउथ की एक्ट्रेस हैं स्मृति मंधाना, और दूसरा जो केस आया था वो कैटरीना कैफ का आया था। ठीक है, तो स्मृति मंधाना की चेहरे को किसी और के बॉडी के साथ लगा दिया गया था। इस पे उन्होंने टिप्पणी भी की थी कि ये बहुत दर्दनाक स्थिति है, किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है।
तो ये डीफेक्ट टेक्नोलॉजी है। इसके बाद कृत्रिम मेधा की बात करते हैं। तो कृत्रिम मेधा जैसे हमारी क्या स्थिति है कि हम चाहते हैं कि हमको बैठे बैठे ही एक कप कॉफ़ी मिल जाए, हमको बैठे बैठे ही पेन हमारा गिर गया तो कोई उठा के रख दे, भोजन भी हमारे पास आ जाए। तो ये चाहत ही इंसान के अंदर इस प्रकार की खोज करने की इच्छा पैदा कर दी कि इसने ये किया कि मशीन को ही ऐसे ट्रीट कर दिया जाए कि ये सारे कार्य खुद करने लगे। यानी हम चाहते हैं कि मशीन को हम इंसान की तरह बना दें। ये हमारी कृत्रिम मेधा वो टेक्नोलॉजी है जो मशीन को भी इंसान की तरह सोचने और निर्णय लेने में समर्थ बनाने लगी। ठीक है। दूसरा, इस प्रणाली के तहत इसमें किसमें कृत्रिम मेधा इस प्रणाली के तहत होता क्या है कि इसमें मशीन का जो वो रोबोट के फॉर्म में भी हो सकता है, वो किसी डब्बे के फॉर्म में भी हो सकता है, किसी भी शेप में हो सकता है। मशीन का कृत्रिम ज्ञान, जैसे ह्यूमन के अंदर माइंड होता है, मस्तिष्क सोचता है, वो चिंतन करता है, वैसे ही हम एल्गोरिदम का यूज करके जो मशीन है उसके अंदर इस प्रकार का कृत्रिम ज्ञान डेवलप कर दे रहे हैं, जिससे उसके अंदर भी चीज़ों को देख के संज्ञानात्मकता, यानी कि किसी भी चीज़ को देख के वो समझ पाए कि अब उसे क्या करना है। तो संज्ञानात्मकता की क्षमता के आधार पे वो निर्णय ले सकता है। यदि जैसे हम किसी फूल को देखते हैं तो हमारे अंदर भाव आता है कि वाह कितना खूबसूरत है, वैसे हम मशीन को भी डेवलप कर रहे हैं कि इसके अंदर भी उद्दीपन और अनुक्रिया जैसी चीज़ें डेवलप हो जाए। अब ये सारी चीज़ें बहुत ही डेंजरस है, लेकिन इसका एक अच्छा उपाय है कि आने वाले समय में जब बच्चे अपने माता पिता से ऊब जा रहे हैं तो हम मशीन को ऐसे ट्रीट कर सकते हैं कि वो बुढ़ापे में उन वयस्क लोगों, वो जो एल्डर सिटीजन है यानी दादा दादी माता पिता, उनका एक बच्चे की तरह सेवा कर सकता है। तो ये अच्छी भी चीज़ है, लेकिन इसका खतरनाक उपयोग भी हो रहा है, तो ये गलत भी चीज़ है। तो इसका कैसे सही तरीके से यूज किया जाए, इसी पे बात हो रहा है। और पिछले दिनों भारत यानी हमारा देश इंडिया, यूएसए और कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये सब न्यूजीलैंड, ये सब देश मिलके एक साथ आए और उन्होंने इस मुद्दे पे बात की कि कैसे हम कृत्रिम मेधा का ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज करें। तो ये सारी चीज़ें थी। नेक्स्ट है अब ग्लोबल वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ अलायंस, जो है तो बहुत पुरानी संस्था। इसमें 100 से ज़्यादा देश हैं और ये जो देश हैं वो लगभग लैटिन अमेरिका यानी कि ब्राज़ील, पेरू, इक्वाडोर, अर्जेंटीना, कोलंबिया, वेनेजुएला, ये चिले, इन सब देश जो साउथ अमेरिकन देश हैं उनकी बात है। और अफ्रीका के पूरे कंट्री, लगभग जो अफ्रीका पूरा कॉन्टिनेंट ही पिछड़ा हुआ है तो ये पूरे कंट्री इधर के आते हैं, और एशिया की भी कंट्री मिलके बनाती है ग्लोबल साउथ अलायंस। तो इसी की वॉइस को उन्होंने उठाया है, तो इसको नाम दिया है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ अलायंस। ठीक है। इसकी फर्स्ट जो इस तरह से मीटिंग हुई वो जनवरी में हुई थी और सेकेंड हुआ दिसंबर में। इसी के बाद, इस मीटिंग के बाद लगभग दिसंबर में G20 की अध्यक्षता भी भारत के पास से चली जाएगी और अब यह अध्यक्षता दे दी जाएगी ब्राज़ील को। ठीक है। 2024 में अभी इस बार G20 की जो अध्यक्षता हुई थी भारत में वो थी 18वीं अध्यक्षता भारत ने की थी, जो नई दिल्ली में संपन्न हुआ मंत्री स्तरीय बैठक के साथ। 1 दिसंबर को भारत को G20 की अध्यक्षता मिली थी। तो सबको G20 की अचीवमेंट प्राइम मिनिस्टर को बताना था, तो यहाँ पे G20 भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब हम G20 की बात करेंगे तो G20 में कुल 20 देश थे। ठीक है। 20 देश में 19 देश थे और एक यूरोपियन यूनियन संगठन था। इस G20 संगठन की स्थापना 1999 में हुई थी, लेकिन तब ये इतना एक्टिव नहीं थी। ये नॉर्मली जैसे सभी देश काम करते थे, आपस में मिलते थे, लेकिन इसके निर्णय को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन जब 2008 में आर्थिक संकट आया यूएसए में और उसका प्रभाव जापान, जर्मनी, यूरोप के कई सारे देशों में पड़ा, तो उन्होंने सोचा कि अब ऐसा संगठन बनाना है या G20 को हमको इस प्रकार से एक्टिव कर देना है कि जब भी इस प्रकार की इकोनॉमिकल क्राइसिस आए तो हमारी इकोनॉमी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ह्यूमन लाइफ, इस पे इम्पैक्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो G20 का महत्व बढ़ने लगा। ठीक है। 2008 के बाद इनका उद्देश्य रहता है कि विश्व के सभी देश आगे बढ़ें, सबका डेवलपमेंट हो, सब एक साथ एक सबका विकास, एक ऐसी चीज़ें हो। तो G20 में इस बार भारत के प्रयास से एक और संगठन जुड़ गया है जिसका नाम है अफ्रीकन यूनियन। ठीक है। तो अब यहीं पे बात कर लेते हैं अफ्रीकन यूनियन की।
अफ्रीकन यूनियन वास्तव में एक ऐसा संगठन है जिसमें अफ्रीका कॉन्टिनेंट के, अफ्रीका महाद्वीप के कुल 55 देश शामिल हैं। और इनका उद्देश्य है कि हम कैसे अफ्रीका में भाईचारा बनाए रखें, यानी ब्रदरहुड को बनाए रखें, अफ्रीका में मेंटेन करके रखें। इसके साथ ही हम ये भी चाहते हैं कि एक मिनट, हाँ, कितने मेंबर हैं? 55 मेंबर हैं। और इस संगठन की वास्तव में अफ्रीकन यूनियन नाम से इस संगठन की स्थापना सन 2002 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर इथोपिया की राजधानी अदिश अबाबा में है। इनका उद्देश्य है कि अफ्रीका के इन 55 देशों की अर्थव्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे इनमें भाईचारा बनाए रखा जाए, कैसे समृद्धि को मेंटेन किया जाए, और कैसे जो आपस में, जैसे अफ्रीका बहुत लंबे समय तक उपनिवेश रहा था, लोगों ने इसका शोषण किया है, तो कैसे इस चीज़ों से ओवरकम किया जाए और कैसे अफ्रीका को एज ए लीडर के तौर पे पूरे विश्व में एक पहचान दिया जाए। तो इन्हीं सब मुद्दों पे ये संगठन काम करता है। ठीक है, तो इस प्रकार इनके आवाज़ को G20 तक पहुंचाना, उसका मेंबर बनाना, अब ये भी अपनी मांग को G20 में रख सकते हैं, इनकी भी बातें सुनी जाएंगी, इनके ऊपर भी खर्च किए जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के कंट्रीज़ के लिए। तो भारत का एहसान तो ये भूलेंगे नहीं। ये जो अफ्रीकन यूनियन है, ये अफ्रीकन यूनियन, पहले इसका नाम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन। पहले इसका नाम क्या था? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन, OAU। अभी क्या हुआ है? अफ्रीकन यूनियन 2002 से। और ये जो संगठन था ये 1963 से 1999 यानी कि 1999 तक काम किया था। फिर 1999 में इसकी अंतिम बैठक में ही डिसीजन लिया गया कि अब इस संगठन का नाम कर देते हैं अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, तो ये हो गया अफ्रीकन यूनियन। उस समय भी इसका हेडक्वार्टर अदिस अबाब में ही था। और ये संगठन जो काम कर रहा है ये इथोपिया में अदिस अबाब में ये इसका स्थापना हुआ था। और जो ये अफ्रीकन यूनियन है ये इसकी स्थापना हुई थी 2002 में साउथ अफ्रीका के डरबन में। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जानते रहें। ओके, चलो एक चीज़ और, इसका सबसे जो नया मेंबर है, इसमें टोटल मेंबर 55 है, इसमें जो सबसे नया मेंबर है वो है मोरक्को की राजधानी रबात। और यहीं से आपको बता दें कि जो इब्न बतूता थे, जो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे, वो यहीं से आए थे। ठीक, अब बात कर लेते हैं G20 की। तो G20 की जब बात करेंगे तो G20 की स्थापना मैंने बताया 1999 में, लेकिन ये काम करना शुरू कर दिया 2008 के बाद, यानी 2009 से एक्टिव हो गया, बहुत ज़्यादा एक्टिव। और ये पूरे वर्ल्ड में जितनी GDP है उसका 80% योगदान देते हैं ये 20 देश मिलके। पूरे वर्ल्ड की इकॉनमी की बात करेंगे तो 99 ट्रिलियन डॉलर पूरे वर्ल्ड की इकॉनमी है, GDP है पूरे वर्ल्ड की, जिसमें 75% योगदान इन 20 देशों का है। ठीक है, उसमें USA, जापान, जर्मनी, इनका बड़े पैमाने पे योगदान है। और इस संगठन का कोई सेक्रेटरिएट, परमानेंट सचिवालय नहीं है। जिस संगठन में, जिस देश में इसकी मीटिंग होती है वो इसके पूरे कार्य को साल भर तक मैनेज कर लेता है। ठीक, इसका सबसे नया मेंबर कौन हो गया? अफ्रीकन यूनियन। अभी इसमें स्थायी मेंबर कुल कितने हो गए? 21 हो चुके हैं। ठीक, अब इस संगठन की मीटिंग की बात कर लें तो 17वीं मीटिंग हुई थी इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया के साथ ही भारत को प्रेसिडेंसी मिली थी। 1 दिसंबर को प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया ने भारत को सौंप दी थी। उसके बाद 18वीं मीटिंग हुई इंडिया में, जिसका थीम रखा गया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, वसुधैव कुटुंबकम। क्या रखा गया? वसुधैव कुटुंबकम। और ये जो वसुधैव कुटुंबकम जो थीम है, ये हमारे उपनिषद, जैसे सत्यमेव जयते हमारे मुंडको उपनिषद से लिया गया है, वैसे ही हमारा उपनिषद की, हमारे देश में कुल जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं उसमें उपनिषद भी प्रमुख स्थान रखते हैं। तो कुल 108 उपनिषद हैं, जिसमें से महाउपनिषद में सत्यमेव वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख है कि पूरा जो पृथ्वी है वो एक ही घर है, पूरे सबका घर है। ठीक है, यानी 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, इस प्रकार 1 अर्थ 1 फैमिली, जिसे इंग्लिश में इसका मतलब होता है। तो ये इसकी थीम रखी गई थी। और आने वाले समय में इसकी जो 19वीं मीटिंग होगी, यानी भारत से अध्यक्षता अब जाएगी किसके पास? ब्राज़ील के पास। और जो 20वीं होगी, जो ये 2024 में होगी। और 2025 में जो मीटिंग होगी, 20वीं मीटिंग, वो होगी साउथ अफ्रीका के पास। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में, काफ़ी लंबा डिस्कशन हो गया। अब उसके बाद आ रहे हैं आगे की तरफ बात करते हैं। हाँ, एक चीज़ ये और ये है कि एक संगठन है लांसेट, और इसने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है। उसमें बोला है कि भारत में जितनी मृत्यु होती है, यदि हम कैंसर से देखें पूरे विश्व में, तो सबसे ज़्यादा जो मृत्यु होती है वो भारत और चीन जैसे देशों में होती है। तो लगभग भारत में यदि बात करें तो
और आसपास के जो देश हैं भारत के पड़ोसी, उसमें लगभग 13 लाख लोग ऐसे हैं जो स्मोकिंग से कैंसर होने के कारण मर जाते हैं। तो ये बड़ी बुरी स्थिति है और काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट है, दिल्ली में जो पोल्यूशन की स्थिति है। तो दिल्ली गवर्नमेंट और यहाँ पे आपको पता है कि मैंने पिछले क्लास में बात किया था सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB के बारे में, जो वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1974 के तहत काम करता था, लेकिन आगे चल के एयर पोल्यूशन कंट्रोल के लिए कंट्रोल एक्ट के थ्रू भी काम करने लगा, जो आया था 1981 में। और ये दोनों जो स्टेटमेंट मैंने अभी बोला ARO के एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। तो इस स्टेटमेंट मैं जो बोल रही हूँ बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी देख रही हूँ, इस वजह से ये चीज़ें इसमें मैं मेंशन करती हूँ न्यूज़पेपर से खोज के। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि दिल्ली में पोल्यूशन की स्थिति बहुत ख़राब है। तो दिल्ली में पोल्यूशन मेजर करने के लिए दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी TPCC भी काम कर रहा है और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB भी काम कर रहा है। तो NGT ने यहाँ पे एंट्री मारी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, और इसने कहा कि ऐसा है कि आप लोग जो स्टेप उठा रहे हो वो नाकाफ़ी है और इससे लोगों के स्वास्थ्य को खतरे मिल रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, और इसके लिए आप जल्दी से कोई स्टेप उठाइए, नहीं तो फिर वो दोनों जाने को समन जारी करेगा। और स्थिति यहाँ की बहुत ख़राब है और यहाँ हवा बहुत पोल्यूशन लेवल एकदम गंभीर से सीवियर कंडीशन में चल रहा है। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा NGT की, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना हुई थी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट जो 2010 में आया था उसके थ्रू। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसका जो मेन हेड क्वार्टर का मतलब कि वो हो गया मेन जो ऑफिस है वो कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। अब इसको भी प्रॉब्लम हो ही रहा होगा। और इसके जो वर्तमान में चेयरपर्सन हैं उनका नाम है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। और NGT जो अपना वर्डिक्ट देता है वो नेचुरल जस्टिस के आधार पे देता है, यानी प्राकृतिक न्याय। यानी यदि किसी को जीवित रहने का अधिकार है तो स्वच्छ वातावरण में जीवित रहने का अधिकार है तो उसको स्वच्छ वातावरण मिलना चाहिए। और ये जो केस की सुनवाई करता है उसकी सुनवाई ये 6 महीने के अंदर तक कर लेता है, और ये इसलिए गठित किया गया ताकि सुप्रीम कोर्ट जैसे अन्य न्यायालयों पर बर्डन कम किया जा सके। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई आपके लिए। अब आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, देखो यहाँ पे भी थोड़ा सा लिखा हुआ है कि NGT का वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कड़े कदम उठाने का आदेश, ये मैंने डिस्कस कर लिया है। अच्छा, एक चीज़ मेरा कल छूटा था, जो कतर का इन्फॉर्मेशन था, कतर का न्यूज़ था। तो कतर में एक्चुअली क्या हुआ है कि भारत के जो भारतीय नौसेना के 8, यहाँ पे मुझे याद आ गया तो मैं इसको वो कर लेती हूँ, कंप्लीट कर लेती हूँ। ये अरेबियन पेनिनसुला है और यहीं पे एक छोटा सा आइलैंड कंट्री के फॉर्म में, ये इधर है गल्फ ऑफ पर्सिया, ये है, ये वाला जो सेक्शन है ये है गल्फ ऑफ पर्सिया, और यहीं पे है कतर। ठीक है, कतर की कैपिटल है दोहा, और ये अरेबियन पेनिनसुला का पार्ट है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। और इधर है गल्फ ऑफ ओमान और इधर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, तो यहीं पे कतर है। तो कतर में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मी जो रिटायर हो चुके थे भारतीय नौसेना से, उनको कतर ने, जो इन दिनों कतर में काम कर रहे थे, कतर में एक प्राइवेट कंपनी थी जिसका नाम था अल दहरा। तो अल दहरा के जो शिप थे उसी पे ये लोग काम कर रहे थे। तो इसने क्या किया, ये कि कतर की गवर्नमेंट ने इनके ऊपर जासूस होने का आरोप लगाया, और इस प्रकार से इनके ऊपर जो प्रोसेस चले पनिशमेंट के, कि किसी को पता भी नहीं चला। फाइनली वर्डिक्ट आया कि इनको फांसी की सज़ा दी गई है। अब भारत सरकार को भी समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। अब भारत सरकार कतर से बातचीत कर रही है कि कैसे भारतीयों को बचाया जा सके। अभी तक तो बातचीत हो रही है, यदि मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी जाएंगे, इनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रिंसिपल ऑर्गन है, उसमें भी बात उठाएंगे। जैसे हमने कुलदीप जाधव का केस उठाया था, उनकी बात। ठीक है, चलो, तो इसके बाद क्या हुआ कि इनको जो पनिशमेंट मिला है ये चीज़ें इनके साथ चल रही है। लेकिन जब इंडियन गवर्नमेंट ने अपने इन अधिकारियों के जो भारत में काम कर चुके हैं इनके कैरेक्टर सर्टिफिकेट देखे, तो इन्होंने कहा कि इन्होंने भारत में 20 साल काम किए हैं भाई साहब, और 20 साल में इनका कैरेक्टर एकदम साफ़ सुथरा है। तो ऐसा आप जो आरोप लगा रहे हैं ये बिल्कुल निराधार है।
ठीक। और आपने जो सुनवाई की है, आपने किसी को बताया भी नहीं, चुपचाप से पनिशमेंट दे दिए, तो ये कहाँ का न्याय है। और भारत से तो पता चला कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो हमने, आपने को याद होगा कि जो भाजपा की एक महिला थी, महिला कार्यकर्ता, उन्होंने बहुत अच्छा बयान दे दिया था इस्लाम धर्म पे, तभी से कतर जो है वो नाराज़ चल रहा है और ये अपनी भड़ास निकाल रहा है। तो इस वजह से ऐसा हो सकता है। और कतर का संबंध इस समय हमसे कुछ थोड़ा सा टेढ़ा सा चल रहा है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है। बाकी बात इस पे चल रही है, विदेश मंत्री इस पे बात कर रहे हैं, ठीक। चलो आगे हम लोगों ने बात किया था कल के, रिवीजन करते चलते हैं कि जो हमारा था ऑपरेशन भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति, उसकी भी बात हो चुकी थी। और आपको बताया था मैंने कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो चल रहा है वो भारत के दिल्ली में प्रगति मैदान में चल रहा है, वो भी हो चुका है। अब हमारे पास इम्पोर्टेंट क्या है, मेरे हिसाब से आज के जो आर्टिकल्स थे वो मैंने इम्पोर्टेंट वो डिस्कस कर लिया है। एक आर्टिकल यहाँ पे आया है भोपाल गैस त्रासदी से। वास्तव में भोपाल गैस त्रासदी पे एक वेब सीरीज़ बनी है, तो इस त्रासदी में जो जो लोग इन्वॉल्व थे उनका कहना है कि ये वेब सीरीज़ पब्लिश मत करो, ये तो इस वजह से लेके यहाँ पे जो कोर्ट का फैसला आया है, बॉम्बे को हाई कोर्ट का, उसने बोला कि नहीं, हम इस पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। तो इस वजह से न्यूज़ में बना हुआ है। आपने बस इतना याद रखना है कि 1984 में भोपाल में एक गैस ट्रेजेडी हुई थी, जिसमें एक फैक्ट्री थी यूनियन कार्बाइड की। किसकी फैक्ट्री थी? यूनियन, ये एग्जाम में पूछा हुआ कई बार। तो यूनियन कार्बाइड की एक फैक्ट्री थी और इस फैक्ट्री में ही आग लग गई थी, जिसकी वजह से पूरा जो आसपास जो जहरीली गैसें फैल गई थी और आसपास पूरे जीव जंतु और ह्यूमन के साथ बहुत सारा लॉस हुआ था। कि आज भी इसके डिस्पोजल को वहाँ से हटाया नहीं गया है। ये बहुत ही मतलब क्रिटिसाइज़ करने वाली स्टेप है। इसके साथ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना अच्छा कि ऐसे और भी ट्रेजेडी हुई हैं, जैसे एक में चेरनोबिल ट्रेजेडी है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आप बताना कि कब हुई है और चेरनोबिल कहाँ है। दूसरी ट्रेजेडी फुकुशिमा ट्रेजेडी हुई है, फुकुशिमा, ये भी बताना कब हुई और कहाँ हुई है, ठीक है। इस तरह आपसे आपकी तैयारी क्या हो जाएगी, बहुत अच्छे से चलती रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास ये आर्टिकल वाला चैप्टर है, ये अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, इस पर भी मैं काम कर रही हूँ। जिस दिन मेरा काम हो जाएगा उस दिन डिस्कशन शुरू हो जाएगा। फिर ये चुनावी पेज चल रहा है, चुनाव वाला स्थिति, इस पर हमारे काम का नहीं है कुछ। फिर वही मैंने आपसे वो डिस्कस कर लिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम मेधा जिसे कहते हैं, डीफेक टेक्नोलॉजी बहुत खतरनाक स्थिति है। और फिर पश्चिम एशिया बातचीत से ही सामान्य स्थिति हो सकती है, इजराइल और हमास, ठीक है, उसी की बात हो रही है। G20 के बारे में भी बात कर लिया, ग्लोबल साउथ के बारे में भी बात कर लिया हमने। अब हम लास्ट पेज पे आते हैं, देखते हैं लास्ट पेज पे क्या है। इस बार गेहूं की बुआई कम हुई है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में गेहूं थोड़ा सा और ज़्यादा महंगा हो जाए। तो आप लोग थोड़ा सतर्क रहें, जो अनाज है उसको संभल के यूज करें, भोजन ज़्यादा बर्बाद ना करें। उसके अलावा एक और चीज़ बात कर लेते हैं कि हमारी जो राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने राजधानी दिल्ली में जो यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर है वहाँ पे 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सह प्रदर्शनी उद्घाटन चल रहा है। किसको लेके? एरोनॉटिकल को लेके, ठीक है, विमानन क्षेत्र को लेके। तो इसका उद्घाटन ये करेंगी, इस वजह से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ये रहा, ये हमने बात किया था, कल का रिवीजन हो जाएगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बैठक में क्या हुआ। तो मैंने आपको बताया था एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसकी स्थापना हुई थी, जो आसियान के कार्य को देख के प्रभावित हुआ था और 1989 में इन्होंने स्थापना करी थी अपनी। इसमें टोटल 21 मेंबर थे और हेड क्वार्टर इसका सिंगापुर में था। ये हमने बात किया था कि इसी मीटिंग के दौरान जो सैन फ्रांसिस्को में चल रहा है 2023 में, और 2024 में जो मीटिंग होगी वो पेरू के लीमा में होगी, और 2025 में जो मीटिंग होगी वो साउथ कोरिया में होगी, ठीक है। इसके पहले जो मीटिंग हुई थी वो बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी। अब यहाँ पे दोनों देश के डेलीगेट्स मिले हैं, शी जिनपिंग और बाइडेन। तो यहाँ पे वही दोनों में बोला कि हम सैन्य इक्विपमेंट की खरीद फरोख्त करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये जो शी जिनपिंग है उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हमारी प्रतिस्पर्धा तो चलती रहेगी और हमारा जो मैटर ताइवान के साथ है वो भी अपना मैटर है और हम अपने क्षेत्र के तानाशाह बने रहेंगे। तो जो बाइडेन ने कहा कि पैसिफिक ओशियन वाला जो क्षेत्र है उसमें अमेरिका की शांति स्थापना में बड़ा योगदान है। अमेरिका यदि हट जाएगा तो इधर अशांति फैल जाएगी। तो शी जिनपिंग ने इससे इनकार किया है। सब अपना अपना श्रेय ले रहे हैं, अपनी वो बोल रहे हैं ना कि उल्लू साध रहे हैं, वही स्थिति चल रही है, ठीक है।
और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे यहाँ। और नेक्स्ट है कि हाँ, ये आर्टिकल एक इम्पोर्टेंट था। क्या इम्पोर्टेंट था कि जो हमारे केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं जिनका नाम है किरण रिजिजू जी, ये गए थे मालदीव के राष्ट्रपति जो मालदीव के राष्ट्रपति का शपथ समारोह था उसमें पार्टिसिपेट किए थे। इस बार प्राइम मिनिस्टर नहीं गए थे, जबकि 2018 में जब श्रीलंका ये मैंने श्रीलंका की जगह मालदीव उठा लिया, तो ये सॉरी, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। यह है श्रीलंका में राष्ट्रपति विक्रम सिंघे से मुलाकात किए हैं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी। वो डेमोक्रेसी बहाल करने पे बात हो रही है, ठीक है, कैसे जो चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई हैं उसके बारे में। नेक्स्ट और कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है? खेल पेज पे आप जानते हैं कि फाइनल में भारत का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया से, और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। और हाँ, एक चीज़ ये है कि जो फाइनल में मुकाबला जिस दिन होगा उस दिन भारत का जो विमान होगा सूर्य किरण, वो भी थोड़ा सा आसमान में अपनी खुशियाँ दिखाएगा कि भारत फाइनल तक पहुँच गया है। इसके अलावा अब उसी दिन देखो एक चीज़ और इम्पोर्टेंट आपको बता दे रही हूँ कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में 2+2 वार्ता भी 2 दिन के लिए शुरू होने वाला है। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर होंगे और जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर होंगे, तो यहाँ भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, ये दोनों लोग आपस में मिलकर बातचीत करेंगे। 2 मिनिस्टर हैं इसलिए इसको बोलते हैं 2+2 डायलॉग। तो ये ऑस्ट्रेलिया के जो डेलीगेट्स होंगे वो भारत आएंगे, तो यहीं से क्रिकेट भी देखेंगे। तो थोड़ा सा देखना, बड़ी स्थिति रोमांचक होने वाली है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।